आज हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता और महालेखक बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। ये सौभाग्य है कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर शाहबाद के इस मैदान में सामाजिक क्रांति की एक तारीख लिखी जा रही है। सामाजिक क्रांति का इतिहास लिखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का ये गठबंधन शाहबाद के इस ऐतिहासिक मैदान में आज ये ऐतिहासिक जनसभा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन बहुत ऐतिहासिक क्षण है शाहबाद के लिए, बहुत यादगार। बहुत बहुत जोश और जज्बात का दिन है, बहुत तारीखी दिन है। जोरदार हाथ उठाकर इस्तकबाल कीजिए और नारा लगाइए, अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम खान, अखिलेश यादव आजम खान, अखिलेश यादव आजम खान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मदिन है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि सामाजिक समरसता का आज दिन है और आज इस तारीखी दिन पर शाहबाद के इस तारीखी मैदान में ये ऐतिहासिक जनसभा हो रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और नेताओं से कि वो माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करें, माल्यार्पण करके, उनको मालाएं अर्पित करके। आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का अखिलेश यादव जी का स्वागत शाहबाद के नेताओं की तरफ से। अजय सागर साहब जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश कुमार जी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, मतलूब अंसारी साहब चेयरमैन शाहबाद और तमाम नेतागण माननीय अखिलेश यादव जी का और मोहम्मद आजम खान साहब का माल्यार्पण करके स्वागत। और ये ऐतिहासिक क्षण, ये तारीखी लम्हात, बहुत खूबसूरत मौका शाहबाद के लिए, एक तारीखी दिन। आने वाली 23 अप्रैल को आपको एक बहुत ऐतिहासिक फैसला करना है और लाखों वोटों से आजम खान साहब को जिताना है। जोरदार तालियां बजाइए। अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम खान, अखिलेश यादव आजम खान। शाहबाद के लोगों, आपके लिए बहुत ऐतिहासिक लम्हा है। अखिलेश यादव जी मंच पर पधार चुके हैं, आजम खान साहब तशरीफ रखते हैं, नेता आपसे मुखातिब होंगे। बहुत कम वक्त है। हमारे दरमियान जनपद रामपुर की एक बहुत ही सम्मानित हस्ती मौजूद है। एक ऐसी हस्ती जिसने स्वाट टांडा क्षेत्र से विधायक बनकर भी जनता का प्रतिनिधित्व किया है। शांति बनाए रखिए, आराम से खड़े रहिए। हमारे दरमियान जनपद रामपुर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एमएलए भी रही है और जिन्होंने रामपुर से 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता है। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, आरएसएस से उनका करीबी ताल्लुक है, लेकिन अपने नजरियात के साथ साथ, अपनी वैचारिकता के साथ साथ, मानवता के एतबार से श्री राजेंद्र शर्मा जी का अपना एक अलग मुकाम है। उन्होंने कभी भी राजनीति को मानवता के ऊपर नहीं लिया, हमेशा उनके सामने इंसानियत रही, इंसानी जज्बे से उन्होंने काम किया। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के एमपी रहे, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छे ताल्लुकात रखे और एक अच्छे इंसान की हैसियत से
इंसानी रिश्ते उनके लिए सबसे अहम रहे। हमारी खुशनसीबी है, हमारे लिए गर्व की बात है कि राजेंद्र शर्मा जी जैसा वरिष्ठ राजनीतिक जो 2 बार रामपुर से एमपी रहे और जो आरएसएस के विचारकों में से थे, आज वो हमारे साथ हैं, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इस गठबंधन के साथ हैं, मोहम्मद आजम खान साहब का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ये उनकी इंसानियत का जज्बा है, उनका मानवता का जज्बा है। हम आज की इस सभा में आप सबकी तरफ से श्री राजेंद्र शर्मा जी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। और मैं बहुत अदब के साथ राजेंद्र शर्मा जी से विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। श्री राजेंद्र शर्मा जी हमारे भूतपूर्व सांसद। श्री राजेंद्र शर्मा जी रामपुर के पूर्व सांसद। पढ़िए, नमस्कार करके पढ़िए, देख के पढ़िए, बोलिए। आवाम को नमस्कार। पढ़िए पढ़िए। आप सभी रामपुर क्षेत्रवासियों का स्वागत एवं अभिनंदन। चलिए चलिए, बढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। पिछले 50 वर्षों से मुझे आप लोगों का बहुत प्रेम एवं सहयोग मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ के 2 बार सांसद और विधायक भी चुना गया। आगे पढ़िए। पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से मैंने इस क्षेत्र का विकास किया। आप लोगों के सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहा। जोर से बोलिए। आज मैं आप लोगों के यहाँ यह अपील करने आया हूँ कि जिस तरह से आपने पूरे जीवन मेरा साथ दिया है, उसी तरह आप मेरे मित्र और भाई मोहम्मद आजम खान साहब का भी साथ दीजिए और उन्हें कामयाब कीजिए। उन्हें इस लोकसभा में भारी मतों से विजयी बनाइए। आज मैं इस मंच पर हूँ, इसका कारण सबकी ईमानदारी, रामपुर के विकास के लिए इनका जज्बा है। इसे बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप लोगों से मैं ये अपील करने आया हूँ कि मोहम्मद आजम खान साहब का सहयोग करें और उन्हें विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बहुत बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता और रामपुर से 2 बार सांसद रहे श्री राजेंद्र शर्मा जी बड़े जज्बात के साथ आपसे मोहम्मद आजम खान साहब को वोट देकर बहुत शानदार कामयाबी देने की बात कर रहे थे। बहुत आप सब लोग लाखों वोटों से आजम खान साहब को जिताएंगे 23 अप्रैल। और आइए, बहुत अहम इलेक्शन है पूरे जनपद के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए। और हमारा आपका सबसे अहम काम यही है कि हम 23 अप्रैल को अपने घरों से निकलें, अपना वोट डालें, अपने घर के एक एक आदमी का वोट डालें। बहुत शानदार और रिकॉर्ड जीत आजम खान साहब को दिलाना है और मेंबर पार्लियामेंट बनाना है। मोहम्मद आजम खान। और अब मैं आपके दिलों की धड़कन, उस महबूब नेता, उस अजीम शख्सियत को दावत दे रहा हूं
जो आपके वोटों की ताकत से रामपुर शहर से 9 बार एमएलए बने, लेकिन अब रामपुर जिले के मेंबर पार्लियामेंट होने जा रहे हैं। और 23 अप्रैल को आपकी ताकत ये फैसला करेगी कि आपका मेंबर पार्लियामेंट कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। बहुत जोरदार तालियों के साथ उस हस्ती का स्वागत कीजिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी, जिसने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया है और अब ये आवाज लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही है। हमारे और आपके सबके मेहमान राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आली जनाब अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस सबसे अलग खास तौर से नौजवानों के बीच, आम लोगों के बीच एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी, एक नई उजाले की उम्मीद। क्या हालात हैं आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं, और हो सकता है आप मुझसे ज्यादा भी जानते हो। देश को किन बातों की जरूरत है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं अभी चंद रोज पहले आपके बीच आया था, अपनी बात कही थी आपसे, उससे पहले भी बहुत बार आया हूं, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए यकीनन दुख है कि हम जब भी अच्छा संदेश लेकर आपके पास आए हैं, शायद हमारी बात आप तक पूरी तरह पहुंची नहीं है। जिन चीजों को लेकर हम चाहते थे कि बदलाव आए, हम धर्म से, समाज से, अपनी छोटी छोटी शिकायतों से, अपने मतलब से ऊपर उठकर भी कभी लोगों के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें जिनके बारे में सोचने का वक्त नहीं है लोगों के पास। लेकिन मैं नहीं जानता क्या हुआ, मैं तो ये जानता हूं कि आली जनाब मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी के साथ, बल्कि यूं कहिए कि जब 1975 और 1977 की जेल काट कर इमरजेंसी की मैं बाहर निकला, मुझे पैगाम मिला जेल में चौधरी साहब का कि मुझे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है। उन्हें मेरी उम्र का इल्म नहीं था। मैंने उन्हें संदेश कराया कि मेरी उम्र कम है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने मुझसे कहलवाया कि मैं जिसे कह दूं वो उसको टिकट दे देंगे। मैं जब रामपुर आया तो बहुत भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर, बहुत से लोग थे जो मुझे रिसीव करने आए थे। मेरे शाहबाद के सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों, इस बात को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये बातें वो हैं जो हमारे बाद कल का इतिहास बनेंगी और लोग याद रखेंगे। आज के बिगड़े जमाने में जहां बहुत लालच भरी दुनिया है, कुछ हम जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। उसे मेरे एक सगे फूफीजादे भाई डॉक्टर रफीउल्लाह खान, जो बड़े आदमी थे, पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे और रिश्ते के एतबार से मेरे सगे भाई थे, उन्होंने मुझसे कान में कहा कि मैं भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा रफीउल्लाह खान साहब, मैं इस वक्त आपकी सिफारिश नहीं कर सकूंगा। वो रेलवे स्टेशन पर ही बेहोश होकर गिर गए। और जानते हो, जिस आदमी की मैंने सिफारिश की थी अपने सगे खून के मुकाबले में, क्योंकि हमारे सामने देश का भविष्य था, उसूल थे, लोगों के गम थे, जो दुख पहुंचा था देश को, उस दुख के लिए हमें मरहम तलाश करना था। हमने अपने खून के रिश्ते को नहीं चुना। राजेंद्र कुमार शर्मा जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, हमने इनका नाम दिया और आज भी कहते हैं कि जितने मेंबर पार्लियामेंट रामपुर में अब तक हुए, इनसे बेहतर, इनसे शरीफ, इनसे ईमानदार कोई दूसरा मेंबर पार्लियामेंट नहीं हुआ। जब मेरे अजीजों दूसरा चुनाव आया
हमारी पार्टियां अलग हो गई, लेकिन राजेंद्र कुमार शर्मा का चरित्र हमारे सामने था। मुझसे कहा आपने अब क्या करोगे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम राजनीति करने वाला व्यक्ति था। मैंने कहा शर्मा जी, इलेक्शन आपका लड़ाएंगे। ये हमारी पार्टी से नहीं थे, बगावत की हमने अपनी पार्टी से इजाजत लेकर, क्योंकि आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी के लिए मैं क्या था, क्या हूं। मुझे याद है जब पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री होते हुए पार्लियामेंट में किसी ने कहा कि आजम खान देशद्रोही है, तो रक्षा मंत्री खड़े हो गए और कहा कि अगर आजम खान देशद्रोही है तो मैं उससे पहले देशद्रोही हूं। यह है हमारे रिश्ते, यह है हमारे जीने का अंदाज। राजेंद्र कुमार शर्मा जब दूसरा चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए, पान दरीबे का मैदान रामपुर का गवाह है, हमने राजेंद्र कुमार शर्मा का चुनाव लड़ाया और वहां पर मौजूद मुसलमानों ने मुझसे कहा कि आजम भाई, शर्मा जी का इलेक्शन लड़ाया है तुमने, पीली टोपी ओढ़ लेना। 2 महीने बाद मेरा चुनाव था, शर्मा जी को भी जिताया और अपना चुनाव भी जीता। हम ऐसे लोग हैं। यह है हमारे जीवन का इतिहास। हमारे सामने धर्म, जात, रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। उसूलों की जिंदगी जब हो तो बड़े से बड़ा गम छोटा लगता है। याद करो, आप अपना सुलूक याद करो, हमारा याद करो। कितनी बार हम खाली हाथ लेकर आपके पास आए और कितनी ही बार खाली हाथ लेकर वापस चले गए। मेरा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ आपका, आपके समाज का, कमजोर लोगों का, जिन्हें कुछ नहीं मिल सका। क्यों? सोचना पड़ेगा आपको, सवाल करना पड़ेगा अपने आप से। पिछला पार्लियामेंट का चुनाव नसीर अहमद खान जीता हुआ चुनाव हार गए, वजह आप तलाश करो। विजय सिंह जीता हुआ चुनाव हार गए, वजह आप तलाश करो। मैं उन लोगों में से हूं, याद करो, मैं पार्टी से निकाला गया था। एक बीमार शख्स जो दिल्ली के एक अस्पताल में है, उसने कहा कि मैं 150 राइफलधारियों के साथ रामपुर गया, अगर आजम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे छलनी कर देता। मेरे ऊपर ऐसे रकीक इल्जामात किसी ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी के आज के कैंडिडेट ने, कि मैंने अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहा कि मेरे ऊपर लगे हुए इल्जाम सब झूठे हैं, सब गलत हैं। मैं बुज़दिल आदमी नहीं हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं। अगर मैंने कहा होता, मैं आपके सामने इकरार करता कि मैंने कहा है, और जो नहीं कहा है वो आसमान ये गवाही देना तू कि सूरज दूसरी तरफ से निकल आएगा, लेकिन अगर कोई बात नहीं है तो उसे हां नहीं कराया जा सकता। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस मैं 17 दिन में पहचान गया। बीजेपी के कैंडिडेट साहब, आपने दिल्ली के एक मंदिर में माता का दर्शन किया, माता की पूजा की, और पूजा करने के बाद आपने टीवी चैनल से ये कहा कि मैं रामपुर के लिए रवानगी करने वाला हूं। वहां एक दानव है,
दानव, उसका मुझे अंत करना है। मैं नहीं जानता था दानव का मतलब क्या होता है। मैंने अपने हिंदू दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा दानव राक्षस को कहते हैं। मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। आज भी कौन सी सरकारी जमीन ऐसी है जिस पर नेताजी का, अखिलेश जी का, आजम खां का नाम नहीं लिखा हुआ है? एक इमारत बता दो, किसी एक का नाम बता दो। यहां की तहसील से लेकर यहां के अस्पतालों तक, सड़कों से लेकर नालियों तक, रामपुर कुछ गुले गुलजार कर दिया, कैसा हसीन शहर बना दिया। जिला अस्पताल लोग उसे छोटा ताजमहल कहते हैं। शानदार द्वार, तारामंडल, नगर पालिका, सड़कें, नाले, बच्चों के स्कूल, एक शानदार यूनिवर्सिटी। मैं दानव हूं, मेरा वध होना है, मेरे सीने में 150 गोलियां उतारी जानी है, मुझे मार देना है, मार देना है मुझे मार दो, इजाजत देता हूं, लेकिन अपने हाथों से मारो, किसी परदेसी से मेरी हत्या मत कराओ। देश का मुकद्दर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 130 करोड़ लोग शाहबाद वालों तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उठो और झूठ बोलने वालों से, धोखा देने वालों से, हिंदुस्तान की सरहदों के साथ नाइंसाफी करने वालों से बदला लो, बदला लो। इन 5 सालों में 5 गुना फौजी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। इन 5 सालों में 5 गुना ज्यादा बेगुनाह मारे गए हैं। इन 5 सालों में 5 गुना ज्यादा लोगों के हाथों में पत्थर आए हैं। क्या गुनाह था उर्दू गेट का? इसलिए कि उसका नाम उर्दू दरवाजा था। क्यों खड़े हो हिंदू मुसलमानों कांधे से कांधा लगाए हुए? क्यों बैठे हो? तुम्हारे मोहल्लों में एक दूसरों के घरों के नंबर क्यों लिखे हुए? मत नफरत करो। एक अफसर आया, अपने साथ 3 अफसरों को और लाया, दहशत मचा दी उसने रामपुर में। उर्दू दरवाजा गिराया, जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार गिरवाई, पानी की टंकी का कनेक्शन काटा और 4-4 साल के बच्चों का कान पकड़कर कुर्सियों से उठाकर टांग दिया। ये कैसी मानवता है? ये कैसा राम राज है? धर्म वालों, ये कैसे धर्म का राज है कि 302 का मुल्जिम अपने हाथ से अपने कत्ल के इल्जाम को खत्म कर लेता है और संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है? ये कैसा संवैधानिक देश है? क्या होगा? भारत कहां जा रहा है? देश कहां जा रहा है? हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिसे 1 दिन की सजा दी, वो गवर्नर बना दिया गया। क्या होगा संविधान का? ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। न संविधान रहेगा, न परचम रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा। फैसला आपके हाथ है। हमारे जैसे लोग ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। याद करो कि इन्हीं 2 लोगों के लिए हमें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। हमने बगावत नहीं की, हमने शिकायत नहीं की, हमने इंतजार किया और अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, अगर हम सच्चे हैं तो तू हमारा साथ देगा। हमने कश्तियां नहीं बदली, हमने कश्तियों में सुराख भी नहीं किया। इसलिए आपसे भी कहना चाहते हैं कि जिस कश्ती पर सवार हो उस कश्ती में सुराख मत करो। और अगर तुम्हारे दुश्मन ने इस कश्ती में सुराख कर दिया है तो कूदना मत। कूदोगे तब भी डूब जाओगे और कश्ती के साथ डूबोगे तब भी डूब जाओगे। लेकिन कश्ती के साथ डूबोगे तो किनारे पर खड़ा हुआ हिंदुस्तान तुम्हारी कुर्बानियों को याद रखेगा। और अगर इस सुराख के डर से कश्ती से कूद कर मर जाओगे, दुनिया तुम्हें बुज़दिल और कायर कहेगी। बुज़दिल और कायर मत बनो। मौका मिला है 70 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान के रहने वालों, ये मौका मिला है, एक हो जाओ।
अकलियतों एक हो जाओ, पिछड़ो एक हो जाओ, दलितों एक हो जाओ। और दलितों को इसलिए सीने से लगा लो, दिल से लगा लो, हजारों साल नाइंसाफी हुई है इनके साथ, हजारों साल जुल्म हुआ है, हजारों साल इनकी आंसुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इनकी आहों, इनकी कराहटों को किसी ने नहीं देखा। आओ, एक मौका आया है अपने दिल से लगाने का, इनके आंसू पोंछने का, इनकी बात सुनने का। और देखो, सोच लो, गौर कर लो, लेकिन जब फैसला करो तो पहाड़ हट जाए, लेकिन तुम अपने फैसले से मत हटना। एक हो तुम, देखना यहां से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन तुम्हारा होगा, कल भी तुम्हारा होगा, उसके बाद आने वाला कल भी तुम्हारा होगा, उसके बाद आने वाला कल भी तुम्हारा होगा। बस शर्त इतनी है कि तुम एक हो जाओ, ताकत बनो, ऐसी ताकत कि जमाना तुम्हारी मिसाल दे। दिलों से एक हो जाओ। और मुझे सिर्फ इस जुमले के बाद इजाजत दो, मैं तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम संदेश लेकर आया, लेकिन क्या हुआ ये मुझसे ज्यादा आप जानते हो। मुझे नसीर खां की हार का बहुत गम है, बहुत गम है, क्योंकि वो अपनों की वजह से हारे। मुझे उससे ज्यादा गम विजय की हार का है। मैं इस वजह में ऐलान करके कहता हूं कि विजय बिल्कुल मेरी औलाद की तरह है, मेरे छोटे भाई की तरह है। उसकी हार ने मुझे तोड़ दिया था, उसकी हार ने मुझे तोड़ दिया था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि नसीर खां की हार के बाद विजय भी हार जाएगा। मैं आज विजय की हार की शिकायत लेकर आया हूं, शिकायत लेकर आया हूं, और तुमसे कहने आया हूं, अपने हाथ को खुद जख्मी मत करो। पेड़ काटने वाली जड़, कुल्हाड़े का बेटा मत बनो। देखो, जमाना तुम्हारा मजाक बना रहा है, कोई तुम्हें अपना कहने को तैयार नहीं है। तुम जहां जाना चाहते हो वो तुम्हें ले तो सकते हैं, तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। और वो जो तुम पे भरोसा करते हैं, तुम उन पर अगर भरोसा नहीं करोगे, बहुत बड़ा नुकसान करोगे। सवाल हार और जीत का नहीं है, मेरी हार और जीत का भी सवाल नहीं है। सवाल यह है, देश बदलेगा या नहीं बदलेगा। एक आजम खां अगर कुर्बान होता है, कुर्बान हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी का जालिमाना शासन खत्म हो जाए, झूठ बोलने वाले की सरकार खत्म हो जाए, अली को बजरंग बली से लड़ाने वाले, अली को बजरंग बली से लड़ाने वालों का शासन चला जाए, काट डालूंगा, ये कहते हैं संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए लोग। काट डालूंगा, ठोक दो, यह है भाषा। घर में घुस के मारेंगे, यह है भाषा। हमसे तो ये कहते हो, और कंदहार जाते हो जहाज से मोदी जी, बगैर क्लियरेंस लिए हुए पाकिस्तान उतर जाते हो, नवाज शरीफ के यहां पहुंचते हो, उसकी सालगिरह में कश्मीरी शॉल देते हो, मलियाबाद के आम खिलाते हो। एक तरफ मरने वाले कश्मीरियों की तादाद 5 गुना हो गई, शहीद होने वाले फौजियों की तादाद 5 गुना हो गई, और आप दुश्मन मुल्क के वजीर आजम की सालगिरह मनाने जाते हो और उन्हें कश्मीरी शाल उड़ाते हो। हमें शर्म आती है, हम निंदा करते हैं। हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार कहते हो, पिल्ला कहते हो, कुत्ता कहते हो, हरामजादा कहलवाते हो हमें। और आप खुद क्या करते हो, खुद क्या करते हो? जवाब दो। देश के प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा, पड़ोसी मुल्क जो हमारे फौजियों के सर उतार कर ले गया, उसने आपके दोबारा सत्ता में आने के लिए दुआ की है कि आप सत्ता में आओगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ये कौन सा आपका गुप्त समझौता है, देश जानना चाहता है। नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक आपका क्या रिश्ता है, देश जानना चाहता है। सरहदों पर
अपनी जान की कुर्बानी देने वाले उनकी माएं जानना चाहती हैं, उनकी बेवाएं जानना चाहती हैं, उनके बेटे और मासूम बच्चियां जानना चाहती हैं, इमरान खान आपकी आमद का मुंतजर क्यों है बादशाह, ये बताना होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ये नारा लगाते हुए हम जवानी से बुढ़ापे की तरफ चलती है। नौजवानों, मगर सच कुछ और है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं बड़ी भावुकता की राजनीति करता हूं। मैंने जिंदगी में बहुत गम देखे हैं, मैं कभी जोर से हंसा भी नहीं हूं। मुझे मालिक ने बहुत इज्जतें दी, बहुत कुछ दिया, लेकिन आज भी अगर गर्म जमीन मिले तो उस पर भी लेट जाऊंगा। अगर तुम्हारे दिल का दर्द तलाश करना हो तो कांटों के रास्तों से गुजरकर तुम्हारे दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। नारा तो यह था, ख्वाब तो यह था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मगर ऐसा हो ना सका, ऐसा नहीं हो सका। तख्त भी बदला, ताज भी बदला, बेईमानों का राज न बदला। मेरी बात को सोचना जाकर, ये कौन पागल आया था, ये कौन दीवाना आया था, इस नारे का मजाक उड़ाने वाला कौन आया था। तख्त भी बदला, ताज भी बदला, बेईमानों का राज न बदला। अरे आओ, एक बार कोई ऐसा फैसला लो, ऐसा राज बदले कि फिर तुम्हारी गद्दियों पर कोई बेईमान कब्जा न कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब आपसे मुखातिब थे और एक पूरा जीवन राजनीति का, एक पूरी जिंदगी आपके सामने है। आज पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं, 23 अप्रैल करीब है। एक ऐसा एमपी आपको मुंतखब करना है जो आपके आवाज़ हो, आपके दिल के हाल को जानने वाला हो और लखनऊ की असेंबली से उठकर अब दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने के लिए तैयार है। एक नारा लगाइए और आवाज़ हाथ उठाकर ये ऐलान कीजिए कि आजम खान साहब को लाखों वोटों से आप कामयाब कराएंगे और ये आवाज़ लखनऊ से दिल्ली पहुंचाएंगे। मोहम्मद आजम खान, मोहम्मद आजम खान। और अब आपके सामने वो शख्सियत जिसको सुनने के लिए आप बेचैन हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, महागठबंधन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, इनकलाब, 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 आवाज दो, आवाज दो, अखिलेश यादव जी। हमारे और आपके और इस गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी नेता आदरणीय आजम खान साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार शर्मा जी, नौजवान साथी और विधायक अब्दुल्ला आजम जी, अजय सागर जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, सुरेंद्र सिंह सागर जी, अखिलेश कुमार जिलाध्यक्ष हमारे नामारासी, लखविंदर सिंह जी, रणजीत सागर जी, रणविजय सिंह मंडल कोऑर्डिनेटर, हरज्ञान सिंह यादव जी और बड़ी संख्या में हमारे तमाम समाजवादी नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले
शाहाबाद की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। जहां इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप सब सुनने आए हैं, और इस मैदान में मैं पहले भी आपके बीच में आ चुका हूं। कई बार इस मैदान में आने का मुझे मौका मिला है, आप सबसे मिलने का मौका मिला मुझे, और इस बार हम लोग विशेष अवसर पे मिलने जा रहे हैं। और ये विशेष अवसर ये है कि इस बार गठबंधन का चुनाव होने जा रहा है। अभी तक तो जब कभी हम लोग आपके बीच में आए होंगे तो एक चुनाव चिन्ह रहा होगा, एक पार्टी साथ रही होगी, लेकिन इस बार पहली बार हो रहा है कि दो पार्टियां और साथ में आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी तीनों मिलकर के गठबंधन के साथ हैं, और तीनों दल मिलकर के आपके बीच में आदरणीय आजम खान साहब प्रत्याशी हैं। मैं उनकी बातें सुन रहा था, उनकी बातों से ये महसूस होता है कि वो जितना रामपुर की जनता को प्यार करते हैं, शायद वो कहीं इतना प्यार नहीं करते होंगे जनता को। इतना लगाव आपके साथ है, शायद और किसी के साथ नहीं हो सकता। वैसे तो हो सकता है रामपुर की पहचान बहुत हो, उसकी रामपुर की पहचान और विशेषताएं हो सकती और हों, लेकिन इधर रामपुर की पहचान अगर कोई बना है तो समाजवादी नेता आदरणीय आजम खान साहब यहां के पहचान बने हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके दुख दर्द में ये खड़े रहते हैं, परेशानियों में आपके साथ हैं, अगर कहीं सम्मान की बात आई होगी, उन्हें चाहे किसी से टकराना पड़ा होगा, वो पीछे नहीं हटे होंगे और सम्मान के लिए टकराने का काम भी किया है। हम चाहते हैं उन्हें जो आपके सम्मान की, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस बार जाएं लोकसभा में, और जब खड़े हों तो पूरा लोकसभा जान जाए कि यही हैं आजम खान साहब जो रामपुर से ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आए हैं। हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। वैसे तो महागठबंधन की रैली भी होनी है, लेकिन विशेष हम शाहाबाद के लोगों से निवेदन करने आए हैं। बताओ इस बार आदरणीय आजम खान साहब को कितने वोटों से जिताओगे? मैं पूरे जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी विधानसभा की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा हिसाब किताब जो कुछ बचा रहा हो, और अब तो आपके साथ बहुजन समाज पार्टी भी है, अब भी कंजूसी करोगे तो कहां जाओगे ये बताओ। अब ये तो आप पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन अगर आप चाहोगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख वोट आसान है, आप निकाल सकते हो, आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी साथ है, बताओ कितने वोट से जीतेंगे? इनका हिसाब किताब ठीक है एकदम। हमारे साइकिल वालों का हिसाब किताब कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये कुछ पुराने साइकिल वाले दिख रहे हैं जिनका हिसाब किताब कभी खराब रहा है। बताओ कितने वोट से जीतेंगे बहुजन समाज पार्टी के लोगों से हम जानना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या से। ये ऐतिहासिक चुनाव है और रामपुर की जीत भी ऐतिहासिक दर्ज होनी चाहिए, यही मैं आपसे अपील और निवेदन करने आया हूं। लोग कुछ भी कहें महागठबंधन के लिए, हमारा तो केवल अभी 2 दलों से गठबंधन हुआ है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ये मिलावट है, महामिलावट है, लेकिन मैंने कई मौकों पर कहा है
ये महागठबंधन महामिलावट नहीं है, ये महापरिवर्तन लाने वाला गठबंधन है। और इस गठबंधन की शुरुआत चाहे आज इस इलेक्शन में हुई हो, लेकिन जो राजनीतिक इतिहास लोग जानते हैं, राजनीति को जिन्होंने बहुत करीब से देखा होगा, वो समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के काम करना चाहते थे। वो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि दोनों मिलकर के देश आजाद हुआ था। उस समय दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया। वो समझौता नहीं हो पाया, दोनों नेता नहीं मिल पाए। लेकिन उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जब नेताजी और आदरणीय आजम खान साहब थे, माननीय काशीराम जी से समझौता कर करके इसी भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने का काम किया था। वो शुरुआत हुई थी, लेकिन वो गठबंधन बहुत लंबे समय इन्हीं ताकतों ने चलने नहीं दिया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब गठबंधन की बात हो रही थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अगर हमें 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होगा और देश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। ये लोगों का गठबंधन है, गरीबों का गठबंधन है, हमारे गांव में रहने वाले लोगों का गठबंधन है। आजादी के बाद जिनको हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनको साथ लेकर के चलने वाला गठबंधन है और दिलों का भी गठबंधन है। ये ऐसे टूटने वाला गठबंधन नहीं है। ये महापरिवर्तन लाएगा, और महापरिवर्तन तब आएगा जब सामाजिक न्याय की बात आगे होगी। तभी हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा कि हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी अगर हम सामाजिक न्याय के साथ महापरिवर्तन को न लाएं। इसलिए जहां महापरिवर्तन ला रहे हैं, वहीं सामाजिक न्याय का रास्ता भी आगे खोलने का काम यही महागठबंधन करेगा। आज नौकरियों की चोरी हो गई, नौजवान जानते होंगे, नौकरियां नहीं है, नौकरियों की चोरी हो गई, रोजगार नहीं है। हमारे किसानों से वादा किया गया कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लाभकारी मूल्य मिलेगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कितने किसानों को लाभकारी मूल्य मिल गया होगा, कितने किसान हैं जिनकी आय दोगुनी हो गई होगी। उन्होंने वादा किया था अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन भी नहीं आए। नौकरियां करोड़ों का था, करोड़ों नौकरियां नहीं आई। और हमारे आपके बीच में जो नफरत की दीवार बनाई है, जो खाई खोद दी है, उसको भी खत्म करने का काम यही महागठबंधन करेगा। आए थे हमारे आपके बीच में पहले चाय वाला बन करके, हम और आप धोखा खा गए चाय वाले के चक्कर में। यहां तो दूध का भी कुछ लोग कारोबार करते होंगे। बताओ, बिना अच्छे दूध के चाय कैसे बन पाएगी? अगर वो चाय वाले हैं तो यहां कुछ दूध वाले भी होंगे, हैं कि नहीं है दूध वाले? बताओ बताओ दूध वालों, आपके अच्छे दूध के बिना कैसे अच्छी चाय बनेगी? बताओ। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, उनकी चाय तो बननी नहीं है। और अब चौकीदार के बहाने आए हैं, अब हमारे बीच चौकीदार के बहाने आए हैं। और जब ये बात जानी गए हो, जो बात आप कह रहे हो, क्योंकि केवल इससे काम नहीं चलेगा जो आप कह रहे हो। बताओ, हमारी आपकी नौकरियां हो गई चोरी कि नहीं हो गई? किसानों की आय चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे अगर कारोबारी होंगे, व्यापारी होंगे, तो जीएसटी लगा करके उनकी चोरी हुई कि नहीं हुई? और जो नोटबंदी हुई,
उसमें भी रुपए की चोरी हुई कि नहीं हुई? जब आप जान ही गए हो तो चौकीदार की इस बार चौकी छीनने वाला ये चुनाव है। बताओ, चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे इस बार? अगर ये जान गए हो तो इसलिए मैंने कहा छीनने का काम करना। और एक चौकी नहीं छीनेगी। अगर एक चौकी छिन गई तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भी चौकी छिन जाएगी, उनकी बचने वाली नहीं है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री से अच्छा। अभी जैसे बताया कि भगवान की जात बता रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमारे भगवान की जात कौन सी है। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भगवानों की भी जात होती है। कोई बीजेपी का कोई जाति बता रहा, कोई कुछ बता रहा, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने यादव नहीं बताया। और इनसे तो इस बार भगवान भी नाराज हैं, इस बार भगवान भी नाराज हैं इनसे। और हमारे भगवान जिनकी जाति बताई है वो हाथ में गधा रखते हैं, इस बार नाराज हैं। सोचो क्या होगा इस बार हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने हनुमान जी को क्या कहा कि अगर बंदर भगाने हो तो हनुमान चालीसा पढ़ करके दिखा दो। इसलिए साथियों, एक चौकी नहीं जाएगी, दूसरी चौकी भी जाएगी। और इसलिए भी जाएगी कि ठोको नीति का कोई लागू करने का काम किया। ठोको नीति किसने लागू की? तमाम हमारे नौजवान जो कहीं कुछ रिकॉर्ड में नहीं था, उनको फर्जी इनकाउंटर से अगर किसी ने मारा है, उनकी जान ली है, तो यही सरकार है ठोको नीति से। और ठोको नीति चला करके लोग भूल गए, हमारे मुख्यमंत्री पता ही नहीं कि ठोको नीति किसके लिए थी। पुलिस ने सोचा हमारे लिए ठोको नीति है, जनता ने सोचा हमारे लिए है। कहीं पुलिस ने जनता को मारा और कहीं जनता को मौका मिल गया तो उन्होंने पुलिस को भी ठोको नीति से मारा। ये थी उनकी ठोको नीति। और दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था पुलिस के लिए लाए थे हम लोग। ये 100 नंबर वाला इंतजाम दुनिया का सबसे बेहतरीन इंतजाम था, क्योंकि हम समाजवादी लोग जानते थे कि गांव में अगर सड़क को लेकर के, मेड़ को लेकर के, खेती को लेकर के, जानवर को लेकर के, पानी को लेकर के, आबादी को लेकर के अगर कोई झगड़ा हो जाता है, पारिवारिक कोई झगड़ा हो जाता है, तो पुलिस को बुलाने के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था दी थी, मदद के लिए व्यवस्था बनाई थी। फोन करते थे, पुलिस आती थी, मदद करती थी। लेकिन इधर हमने सुना है कि बाबा मुख्यमंत्री जी ने हमारे 100 नंबर वाली पुलिस को भी खराब कर दिया है। पता नहीं क्या कर दिया 100 नंबर वाली पुलिस को, पता नहीं क्या कर दिया 100 नंबर वाली पुलिस को। और इतनी गाड़ियां भी कभी किसी सरकार ने नहीं दी होंगी जितनी समाजवादियों ने दी है। पुलिस को कभी गाड़ी नहीं मिलती थी जितने बड़े पैमाने पे समाजवादियों ने दी। गाड़ी भी दी और प्रमोशन भी इतने कभी पुलिस के नहीं हुए होंगे जितने समाजवादी सरकार में प्रमोशन हुए हैं। और भर्ती भी कितनी आसान की पुलिस की। हो सकता है यहां पर खड़े हों जो मेरिट की भर्ती में आए हों, केवल एक डंडा पकड़ने के लिए इन्हें 2-2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी। बहुत खाली जगह थी। हमने कहा कि पुलिस भर्ती में 3-3 साल लगते हैं। समाजवादी सरकार आई और पुलिस भर्ती को भी आसान कर दिया
और 1 साल के अंदर भर्ती कर करके दिखा दी। 10वां 12वां पास जो नौजवान थे, जो अच्छे नंबर वाले थे और दौड़ करके जो दिखाए थे, अच्छे आगे निकल गए, उन्हें पुलिस भर्ती में सेवा करने का मौका मिल गया। इतनी आसान इंतजाम किया था, और इसलिए किया था क्योंकि आज फौज में, पुलिस में जगह है। अगर भविष्य में समाजवादियों को मौका दिल्ली में मिलेगा तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई है, इसी तरह फौज में भी भर्ती करने का काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए। और हम तो अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, अगर वो चाहते हैं, कांवड़ यात्रियों को नौकरी देना चाहते हैं, क्योंकि बधाई देना चाहते हैं हम उन्हें, कांवड़ यात्रा के लिए बधाई देना चाहते हैं कि नौजवानों को निकाल दिया। अब कम से कम एक काम करें, विज्ञापन निकालें, टीवी पे कहें कि जिनको हमने कांवड़ यात्रा पे भेजा था उन्हें सीधा सीधा हम पुलिस में भर्ती कर देंगे, या नौकरी दे देंगे, या रोजगार दे देंगे। क्या कर सकते हैं? नहीं संभव है, लेकिन नफरत फैलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, जहां काम में सरकार, समाजवादियों की सरकार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सड़क बननी होगी, समाजवादियों ने सड़क बनाई है। पुल बनाने पड़े होंगे, पुल बने। और कोई इंतजाम करना पड़ा होगा जनता के लिए, वो भी इंतजाम किया। समाजवादियों की सरकार रहती तो आपको इलाज और दवाई के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, आपकी दवाई, आपके इलाज का इंतजाम हो जाता। कम से कम नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलने लगे थे, महंगाई कम हो जाती। ये प्रधानमंत्री बने हैं तो केवल देश की 1% आबादी के प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री आपके, हमारे 99% लोगों के नहीं हैं। ये देश के जो संपन्न लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, 1%, उनके प्रधानमंत्री हैं। इसलिए हम इस चुनाव में आपसे अपील करने आए हैं कि 99% जो लोग हैं, जो आबादी में ज्यादा हैं, इस बार उनका देश का प्रधानमंत्री बने। बताओ आप लोग एक एक वोट डालोगे कि नहीं डालोगे नए प्रधानमंत्री के लिए? वो कहते हैं कि नया देश बनेगा, हम कहते हैं कि नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और जहां तक सीमाओं का सवाल है, अगर हिसाब किताब निकाला जाए तो हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है। हमारा दुर्भाग्य है देश का कि हमारी सीमाएं नहीं सुरक्षित हैं। और जो आंकड़ा बताता है, जो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है सीमा पर हमारे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सीमा सुरक्षित रहेगी। हम समाजवादियों का मानना है कि अगर हमारी फौज है तो सीमा सुरक्षित है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सीमा पे हमारी फौज बनी रहती है। हमारी फौज अगर है तो हमारी सीमा सुरक्षित है। इसलिए ये चुनाव देश की सुरक्षा का भी है, ये चुनाव किसान के भविष्य का भी है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि जो हमें अधिकार मिले थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान से हमें अधिकार मिले थे, जो अधिकार मिलने थे हमें, उन अधिकारों को भी दिलाने का ये चुनाव है। क्योंकि जहां संविधान को खतरा है, वहीं संविधान से मिलने वाले अधिकारों को भी खतरा पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए आपके तो ऐसे शानदार प्रत्याशी, उनके बारे में कहना, आप सब लोग उनसे परिचित हैं। उन्होंने जो काम करके दिखाया, जो रामपुर की पहचान बनाई, आज नहीं आप महसूस करते होंगे, कल जब इसी यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई ऊंची कुर्सी पर बैठेगा, तब आप महसूस करोगे कि कितना बड़ा काम रामपुर में अगर किसी ने किया है तो आदरणीय आजम खान साहब ने करके दिखा दिया। बताओ, देश में किसी ने इतना बड़ा काम किया उस शिक्षा को लेकर के? कोई नहीं कर पाया। कोई सजाता है इस तरीके से अपने क्षेत्र को। हमें याद है
सरकार थी आपकी, जो भी रामपुर को रहा होगा, कभी रोका नहीं कोई काम। और हम भरोसा दिलाते हैं आपको, जब कभी सरकार बनेगी, अभी तो केवल उत्तर प्रदेश की सरकार से काम देखे हैं, अभी तो दिल्ली वाले काम होने बाकी हैं। इसलिए मौका दीजिए आप कि जब कभी मौका मिलेगा तो विकास रामपुर का और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। इसलिए विशेष निवेदन करता हुआ आप सबसे, आप चाहते हैं कि लोकसभा में खड़े होकर के आपकी आवाज बुलंद हो। अगर आप चाहते हैं कि इनकी आवाज बुलंद हो लोकसभा में, तो एक एक वोट साइकिल के पक्ष में डालने का काम करना। बताओ, साइकिल पे वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और फिर ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने उनसे कहा था कि अब तो नवरात्र खत्म हो गए। मैंने नवरात्र जिस दिन शुरू हुए थे उस दिन कहा था कि हम समाजवादी लोग तो संकल्प लेते हैं कि आज से के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से भी चाहते थे कि नवरात्र हमारे निकल गए, संकल्प लेते कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। और मैं कह सकता हूं, क्योंकि किसी ने संकल्प नहीं लिया नवरात्र में, अगर देश की कोई सबसे बड़ी झूठी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनसे ज्यादा कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई बोल सकता है उनसे ज्यादा झूठ? और किसी सीमा तक जा सकते हैं झूठ बोलने के लिए, किसी से भी कोई झूठ बुलवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री 1% के लोग हैं। 1% जो लोग हैं उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं। वही 1% पूरा मीडिया को भी कब्जा किए हुए है। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा वहां से भी। बोलो, सावधान रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा उससे भी? क्योंकि कोई भी अफवाह फैला सकते हैं, कोई भी साजिश कर सकते हैं। पिछला चुनाव तो पूरा साजिश का चुनाव था। षड्यंत्र किया, न जाने क्या क्या फैला दिया हमारे और आपके बीच में। आपके और हमारे बीच में न जाने कौन सी बातें फैला दी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जानवर को लेकर के न जाने क्या क्या कह रहे थे। गाय मां को कह करके, गाय मैया को कह करके क्या क्या कह रहे थे। बताओ, 5 साल चले गए, अगर एक भी कदम उठाया हो इस सरकार ने तो हमें बताइए आप। जानवर आवारा घूम रहे हैं और किसान बेचारे को अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं। तार लगा करके स्वच्छ दे पा रहे अपनी खेती को। और न जाने क्या क्या कहा उन्होंने। हर बात उनकी झूठी निकली। 100 दिन वाली वो भी बात झूठी थी उनकी कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अच्छे दिन वाली भी बात झूठी थी। 15 लाख वाली भी बात झूठी थी। नौकरी वाली भी बात झूठी थी। और नोटबंदी वाली बात बताओ झूठी थी कि नहीं थी? नोटबंदी से कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। कहां खत्म हुआ? कहां प्रशासन का भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया बताइए आप। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटबंदी कर सकते हैं तो यहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटबंदी भी कर सकते हैं। बताओ, नोटबंदी का जवाब वोटबंदी होगा कि नहीं होगा? और फिर कैसे प्रत्याशी उतारे इनके खिलाफ? अखबारों में तो छप रहे हैं लेकिन वोट नहीं आना इनके पास। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं? किस लिए उतारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने? आपके यहां भी ऐसे ही उतारे और हमारे यहां भी ऐसे ही कोई प्रत्याशी उतारा है। हमारे यहां तो गाना गाने वाले उतरे हैं हमारे खिलाफ। तो सोचिए कैसे कैसे प्रत्याशी आए हैं खिलाफ बीजेपी के,
अगर 5 साल सरकार चलाई थी, 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई थी, तो हमारे प्रत्याशी के सामने कम से कम कोई दमदार प्रत्याशी तो होता, तो दिखता प्रत्याशी है, कोई दमदार प्रत्याशी है इनके सामने। और जब सपा बसपा एक हो गई तो वोट की गिनती कितनी है ये बताओ पहले तो हमें। अब तो झगड़ा ही खत्म हो गया, हमारी लड़ाई तो इन्हीं से होती थी, बसपा के लोगों से। बताओ हमारी लड़ाई किससे होती थी? इसी पार्टी से होती थी। अब तो सब वोट है साथ में, और जनता आप जाने हो ना जाने हो, जिस तरीके से वोट की बारिश हुई है आपके बगल में, कुछ आवाज सुनाई दी वोट की बारिश की, तो कम से कम इतना वोट बरसाना कि आगे वालों की भी नींद खुल जाए और लगेगा कि हां रामपुर में कुछ वोट बरसा है। बताओ वोट बरसाओगे कि नहीं बरसाओगे? और हमें तो प्रशासन की शक्ल देख के लग रहा है कि हाँ वोट तो इसी पार्टी के पक्ष में, इसी गठबंधन के पक्ष में बरसने जा रहा है। और ये बदलाव सबसे पहले अधिकारियों में आ जाता है। और जो अन्याय हुआ है प्रशासन से, न जाने कितना झूठा और न जाने किस तरीके से अन्याय हुआ है, इसलिए दरवाजा गिरा दिया क्योंकि वो उर्दू दरवाजा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि उर्दू बाहर की भाषा नहीं थी, ये यही जन्मी भाषा है, ये भारत की भाषा है, यहीं पर जन्मी थी वो भाषा है। और ये केवल दरवाजा नहीं था, ये उर्दू दिलों की भाषा है, दिलों की भाषा है। जो लोग प्रशासन में ये समझते हैं कि सरकार नहीं बदलेगी, पूरा प्रदेश देश जानता है कि बाबा जी की सरकार जाने वाली है, दूसरी सरकार आएगी। ये तो सब जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं जानता हो। इन्हें तो काम करने के लिए बैठाया था, लेकिन काम नहीं कर रही सरकार, काम नहीं सरकार कर रही है। गांव में कभी कभी गला घोंटू बीमारी हो जाती है जानवर को, ये हमारे किसान और गरीब जानते होंगे, गला घोंटू बीमारी। इन भारतीय जनता पार्टी को भी काम रोकू बीमारी है। रामपुर के सब काम रोक दिए इन्होंने। सब काम रुक गए कि नहीं रुक गए? और अगर चालू कराना चाहते हो काम तो वोट बरसा देना, यही निवेदन करने आया। ये सम्मान का चुनाव भी है, याद रखना, ये बहुत बड़े सम्मान का भी चुनाव है। ये जो जिम्मेदारी आपकी है कि इस सम्मान को आपको बढ़ाना है। बताओ समाजवादी साथी, आप आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जब वोट पड़ेगा तो रामपुर की सबसे बड़ी जीत, आजादी के बाद से अभी तक की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो आदरणीय आजम साहब की होगी। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम खान, अखिलेश यादव आजम खान, अखिलेश यादव आजम खान। बहुत ऐतिहासिक फैसला, 23 अप्रैल की जीत देश की सबसे बड़ी जीत होगी।